नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स की आज के प्रोग्राम में। वैसे रचित जी आपका स्वागत कर चुके हैं, करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के एक्सपर्ट्स, जो कि तीन एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो रचित जी से मैं शुरुआत करती हूँ। लेट आए पर नहीं, आपको पहले कर लेते हैं। और रचित जी हैं हेड ऑफ रिसर्च बीएनके सिक्योरिटीज के, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अब हम देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे साथ है महेश ओझा जी। महेश जी वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट है कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। और मिथिल जोशी जी सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं सेंट्रम फिनवर्स लिमिटेड के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम हमें ज्वाइन करने के लिए। और अगर मार्केट की बात करें तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन हमने देखा कि 23,800 का लेवल भी के ऊपर भी जाते हुए देखा, जो कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ थी। तीसरे दिन हम कहें इतनी सारी निराशा के बाद मार्केट एक अच्छे लेवल पे पहुंचता हुआ दिख रही। उम्मीद जो हमने देखी थी वो अब एक अवसर में तब्दील हो रही है या नहीं, यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी और मेटल को छोड़कर आईटी, ऑटो, मीडिया, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, इंफ्रा हमने देखा 1 से 3% बढ़ता हुआ। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखा 2% और स्मॉल कैप इंडेक्स देखा 1.5% बढ़ता हुआ। अगर हम निफ्टी के बड़े गेनर्स की बात करें आज की तो जियो फाइनेंशियल, टेक महिंद्रा, इटर्नल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। लेकिन लूजर्स में हमने देखा कोल इंडिया, एनटीपीसी, एचयूएल, सिप्ला और सन फार्मा। तो सबसे पहले महेश जी ये बताइए कि ये जो उम्मीद मार्केट दिखा रहा है, क्या अब हम इसमें अब हौसला भर लें और अवसर समझें इसे? काफी सारे पॉकेट जो है आपको लोअर लेवल में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लेवल से भी शायद थोड़ा और डिप देखने को मिल जाए। इसके लिए स्ट्रेगर्ड वे में अच्छा स्टॉक्स है तो बाइंग है, और अगर जो भी एफएनओ प्लेयर है या ट्रेडर है उनके लिए यही स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे में जितना हो सकता है कर लीजिए, ओवरनाइट पोजीशन हल्का रखे या फिर नहीं लेके जाए। ओके, तो ये हो गई महेश ओझा जी आपकी राय। मिथिल जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो मार्केट में हम उम्मीद देख रहे हैं, अब जो बढ़त थोड़ी थोड़ी होते हुए देख रही है, आगे भी बरकरार रहने वाली है या फिर अभी हम पुल बैक देखेंगे या गिरावट अभी देखनी बाकी है? ये अभी के लिए तो जैसे देखा जा सकता है कि पुल बैक ही है ज्यादातर। तो ओवरऑल मोमेंटम के हिसाब से हमें लगा है एक लेग पेंडिंग नीचे की तरफ, हमें लग रही है कि नीचे की तरफ हम जा देख पाएंगे। 3 डेज बेसिकली ये पुल बैक रैली ही था। तो कल के दिन में अगर हमें मोमेंटम मिलता है, आई थिंक सो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी अपडेट आया था, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया हुआ है और गिफ्ट निफ्टी कुछ 250 पॉइंट्स डाउन है अभी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान था वो यही था कि पुल बैक रैली, डेड कैट बाउंस है, वो हायर सेलिंग प्रेशर हायर साइड पे आएगा। सिमिलर मोमेंटम हम देख रहे हैं। नीचे पे हम ऑफ कोर्स सपोर्ट्स मेजर लेवल पे जो आते हैं वो 22,700 के आसपास पे है। हम बड़े सपोर्ट्स ही देख रहे हैं, अभी छोटे सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। अब रचित जी आप बताइए, आप तो वॉर एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है अभी मार्केट को लेते हुए? वॉर एक्सपर्ट की बजाय आप मुझे ट्रम्प मैकेनिक बोल लीजिए, वो भी ठीक है, क्योंकि उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं मैं। और जैसे ही मलेशिया वॉकआउट किया था, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी शायद वो वीडियो देखा है मेरा, जिसपे मैंने बात कही थी कि मलेशिया जब वॉकआउट किया, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन हो गया है। और इसके बाद आप देखें कल जिस तरीके से ट्रम्प गवर्नमेंट की एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया, ये बोल के कि ये वॉर की जरूरत नहीं थी, ये वॉर आपको नहीं करना चाहिए था। मलेशिया का बाहर जाना आपको एशियान नेशंस पे जो आप कंट्रोल लेना चाह रहे थे उससे दूर करता है। यूरोपियन यूनियन, नेटो आपको वैसे ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो भी अब ट्रेड डील को रिकंसिडर कर रहे हैं। मतलब क्लियर केस है कि आपने जब से अपना दामकदार संभाला, ट्रम्प 2.0 पे आपने जितनी मेहनत करी वो पानी फिरती हुई दिख रही है। एंड एज मच एज वी अंडरस्टैंड दिस मैन, ये साइलेंट नहीं बैठने वाले थे। इनको कोई एक्शन लेना था, पूरा का पूरा ग्लोबल जो एक ध्यान था वो केंद्रित करना था कहीं और। कुछ दिनों से डाउ जोन्स भी ठीक चल रहा था और सब भूलने लग
गए थे, सब बोलने लग गए थे। इनफैक्ट आज ही इंडियन मार्केट में कई कई जगह कमेंट्री होने लगे थे कि ट्रम्प साहब वीक हो गए इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। रियलिटी अभी भी ये नहीं है। ही स्टिल देयर सिटिंग ऑन दैट चेयर, एंड टिल द टाइम ही इज सिटिंग ऑन द चेयर ही इज स्टिल वेरी पावरफुल मैन। यूएस ने हिट किया है इनके गैस प्लांट पे, और अगर आप देखें ईरान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गैस से आती है अराउंड 80%। और अगर आप ईरान को पावर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप फाइनल सिचुएशन है, क्लाइमैक्स सिचुएशन पे पहुंच रहे हैं इस वॉर के। और प्रैक्टिकली ईरान ने वार्निंग दे दी है सऊदी अरेबिया, यूएई एंड अदर मिडिल ईस्ट नेशन कि अपने सारे के सारे जितने भी आपके तेल के कुएं हैं, जो आपकी पेट्रोल रिफाइनरीज हैं, जो क्रूड रिफाइनरीज हैं, उनको खाली करें हाथ के हाथ, बिकॉज दिस टाइम ईरान इज ऑन डू एंड डाई सिचुएशन। ईरान विल हिट वेरी हार्ड। अभी ये सिचुएशन खराब दिख रही है। और जिस तरीके से, एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, क्रूड आप देखें स्पाइक अप कर गया है। क्रूड किसी भी कंडीशन में $100 नहीं मेंटेन कर रहा है। अगर चार्टिकल पैटर्न्स हम देखेंगे तो क्रूड जिस तरीके से पोजीशन है $148, $156 तक जा सकता है। हमारा रुपया आज भी वीक हुआ है, सेकेंड हाफ में एक और नया लाइफ हाई रजिस्टर किया है। क्रूड पावरफुल हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है। और इसके साथ साथ पूरी हमारी सिचुएशन जो बन रही है उसमें आपने ये भी देख लिया होगा कि एक्सपोर्ट एंटिटीज ने मॉनिटोरियम मांगना चालू कर दिया है। एंड दैट वाज द रीजन कि हम बैंक निफ्टी में भी क्लियर केस बोल रहे थे हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। पेन अभी खत्म नहीं होगा। निफ्टी इज नॉट स्टॉपिंग हियर। पहला सपोर्ट ही जो दिख रहा है दैट विल बी 22,600, और अगर 22,600 को नहीं मेंटेन कर पाती है इस वॉर सिचुएशन में, तो हो सकता है हम एक बार 21,800 लेवल्स भी निफ्टी पे देखें। ओके, तो ये हो गई लेवल्स की बात और सिनेरियो जो रचित जी ने समझाया है यहाँ पर। अब हमारे पास सवाल आया है नीरज गर्ग जी का। महेश जी, पहले आप ही से सवाल ले लेते हैं। ब्लू स्टोन और सूर्य रोशनी पर इनका सवाल है। ब्लू स्टोन नीरज गर्ग जी ने खरीदा हुआ है 611 पर, और सूर्य रोशनी खरीदा है 283 पर। कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर लें। ये दोनों काउंटर ठीक ठाक है, लेकिन हालांकि अभी सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट बनी हुई है, इसके कारण से थोड़ा और टाइम इनको देना पड़ेगा। इनके रेट से शायद ऊपर आने की पूरी गुंजाइश है। बट जैसे कि मैंने अपन ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट का सिचुएशन अभी उतना फेवरेबल नहीं है, तो हो सकता है कि ये काउंटर भी थोड़ा टाइम लेंगे। और जब भी इनका मिड कैप स्मॉल कैप में वापस से एक रोटेशन होगा, तब इनके भाव से ऊपर भी शायद थोड़ी देखने की गुंजाइश है। फिलहाल होल्ड करके चलिए, थोड़ा टाइम आपको और देना पड़ेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं अभी होल्ड करके चलिए, पर थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा अभी। अब मिथिल जी, शुभ जी अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका फार्मा पर सवाल है। क्या जानना चाह रहे हैं कि फार्मा में ऐसे कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो आपके हिसाब से सही हो इस समय खरीदने के लिए, और प्राइस लेवल्स और टारगेट्स और शॉर्ट मिड टर्म इनका नजरिया है, आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, फार्मा में हमने जो एक्सपेक्टेड रैली की थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स पे राय देंगे। ज्यादातर जो भी स्टॉक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल हम लुपिन पे बुलिश है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर डिप मिलती है 2250 या फिर 2230 के आसपास में, तो एक बाइंग मोमेंटम शायद से वहां से रिवर्सल के रूप में आ सकता है। और ओवरऑल हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो हिसाब से ट्रेंड ये चला हुआ है 1950 से कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में, तो हम यहाँ पे लॉन्ग है। अपसाइड पे 2400 के लेवल्स और 2500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरी कॉन्ट्रा बेट है निफ्टी के सामने। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम वही एक्सपेक्ट करें कि यहाँ जो हिसाब से बाकी सब स्टॉकमेंट्स में वीकनेस है, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ अवेलेबल है। सेकेंड स्टॉक जो है वो एक्सपेक्ट है हमारे रेडार में है, वो है ग्लेनमार्क अपने मल्टीपल सपोर्ट्स के यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। 2137 पे मेजर सपोर्ट है। 3-4 बार से जब से गैप अप हुआ है 9 मार्च से, वो लेवल पे 2-3 बार ये ऑलरेडी रीटेस्ट होकर रिवर्सल दिए हुए हैं। आज के दिन में भी एक प्रॉपर रिवर्सल बनी हुई थी। आने वाले दिनों में देखना है कि यहाँ पे कल के दिन में या फिर कमिंग डेज में ये रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर मोमेंटम फर्दर मिलती है तो 2523, 2260 और 2300 के लेवल सारे साइड पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको फार्मा स्टॉक्स पर राय मिथिल जी की। शुभ जी, अब रचित सर, प्रेम मुरारे जी जानना चाह रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी और E2E नेटवर्क कितना नीचे जाएगा, प्लीज बताइए। देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ। आई मे साउंड वेरी स्टूपिड और आई मे साउंड वेरी एरोगेंट,
बट बॉटम जो है ना वो सिर्फ दो ही लोग बता सकते हैं, एक तो भगवान और दूसरा झूठा इंसान। बॉटम बनने के बाद कि देखा मैंने कहा था यहां से ये सब चीजें ठीक होंगी। नॉर्मल आदमी बॉटम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, नॉर्मल आदमी टॉप कभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बट जिस तरीके से ये करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, मैं समझता हूं डिक्सन टेक्नोलॉजी में अभी आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है, जो कि इसको ड्रैग डाउन कर सकता है 7600 लेवल्स तक। उसके पहले कोई क्लियर केस रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। मैंने आपको एक ऐसा लेवल दिया है जो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ग्रेजुअल मूवमेंट उसी तरीके से आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि क्लियर केस जो हमने जीएसटी के बाद इकोनॉमी में पेंट अप मूवमेंट देखा था वो भी बीटन डाउन हो गया है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चक्कर में ग्लोबल इकोनॉमिक्स भी प्रॉब्लम में आ गई है। E2E नेटवर्क की अगर हम बात करें, E2E नेटवर्क जब न्यूज आई थी डेटा सेंटर्स की अच्छा मोमेंटम किया था। आप इस पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि अभी भी द कंपनीज आर नॉट इन प्रॉफिट। E2E नेटवर्क क्लियर केस प्रॉफिट में नहीं है, और जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले दिनों में आपको ये 1880 और अगर उस लेवल को भी नहीं मेंटेन करता है तो एक बार 1460 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो ये हो गई E2E नेटवर्क और डिक्सन टेक पर राय। रचित जी आपकी। अब महेश जी, बैंकिंग सेक्टर पर लेकर सवाल है कि बैंकिंग सेक्टर में इस समय आप क्या देख रहे हैं, और साथ में संदीप अद्विक जी पूछ रहे हैं सर HDFC और SBI में अभी क्या करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर की जहाँ तक बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और स्ट्रगल वे में अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं थोड़ा टाइम से और कर सकते हैं। मार्च एंड तक ये शायद अपॉर्चुनिटी और आपको मिलेगी। हो सकता है कि अप्रैल से चीजें थोड़ी व्यवस्थित होनी चालू हो। तो लार्ज कैप में HDFC प्रीफर्ड है, ICICI प्रीफर्ड है। अगर कोई भी वापस से डिप मिलता है तो ICICI भी प्रीफर्ड है, और SBI अगर देखेंगे तो SBI भी थोड़ा डाउन साइड मिलता है तो SBI के अंदर भी आराम से बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से 20 से 25% की अपसाइड आप एक साल के व्यू के अंदर से लेके चलिए। जितना ज्यादा डिप मिलता है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट ये है कि अगले कुछ दिन शायद हो सकते हैं अप एंड डाउन थोड़ा अपने को देखने को मिले, बट बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी कर रहे हैं बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अर्लियर ICICI में लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग जनरेट भी हुई थी। अब लगता है वापस से जैसे चीजें और थोड़ी बिगड़ेगी या और कुछ अनसर्टनिटी आएगी तो शायद हो सकता है कि वापस से डिप देखने को मिले। तो वो डिप वापस से एक एक्यूमुलेट शॉर्ट में नहीं, एक्यूमुलेशन के साथ में करिए। लॉन्गर टर्म हॉराइजन रखने का एडवाइस बनता है 12 महीने का मिनिमम ध्यान रखें। तो 20 महेश से जी 25% ये की बताइए अपसाइड जो है लेवल्स कौन से आप बताएंगे HDFC, ICICI और SBI में। देखिए HDFC की बात करें तो 810 से 830 ये रेंज जो है बाइंग रेंज बन रहा है। 780 के बिलो स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर साइड में ये पहला जो है लेवल 880 तक का बनेगा। 880 जिस दिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आएगा उसके बाद में 940,000 ये रेंज वापस से HDFC बैंक के अंदर बन जाएगी। मीनवाइल ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक के अंदर आपको 1240 से 1270 या 60 के बीच के अंदर वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। 1170 के बिलो स्टॉप लॉस है। ऊपर साइड में 1350 1450 ये रेंज वापस से ICICI बैंक में आराम से देखने को मिल सकती है। अब मीनवाइल SBI की बात करेंगे तो SBI के अंदर भी आपको 1025 से 1050 या 60 ये रेंज के अंदर बाइंग आइडिया बनेगा। 950 के बिलो स्टॉप लॉस है। अपर साइड में 1260 ये रेंज वापस से अपने को SBI के अंदर भी आराम से देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग प्रिफर्ड है, और कोई भी बाकी सारी चीजों के समय के लिए भी मेरे हिसाब से बैंकिंग के अंदर ध्यान रखना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा है क्रिएट होगा, और थोड़े अप्स एंड डाउन्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डीप के अंदर बाइंग करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑलराइट, थोड़े डिप के अंदर बाइंग करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। ये लेवल्स HDFC, ICICI और SBI पे महेश सर ने डिस्कस कर लिए। मित्तल जी, प्रभात नारायण जी BSE और कैनरा बैंक दोनों पर पूछ रहे हैं कि सर किस प्राइस पर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ देखिए, BSE का चार्ट ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स अभी कंजेशन के बाहर निकला, बट ऑफकोर्स आने वाले दिनों में, कल के दिन में भी हमें डिप मिल सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो एक छोटा सपोर्ट आता है वो आता है 2780 के आसपास पे, और मेजर जो 200 डे मूविंग एवरेज आता है वो 2600 के आसपास में। तो ये दो बहुत अच्छे लेवल्स होंगे जहाँ पे अक्यूमुलेशन के लिए हम देख पाएंगे। ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है।
व्यू भी हमें लग रहा है कि यहाँ से फर्दर मोमेंटम अगर कंटिन्यूस आगे एंड एक बार सब सेटल डाउन और फर्दर वापस मोमेंटम मिले तो 33,100 33,300 की तरफ बीएसई आता हुआ दिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गई दूसरा बेसिक स्टॉक बात। और कैनरा बैंक? देखिए 2 दिन पहले ही ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल्स की हुई थी, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल वही जाएगा 130 का क्लोजिंग बेसिस के लिए। अगर वहां से ब्रेकडाउन आता है तो शायद से हम एक थोड़ी और फर्दर करेक्शन देख पाएंगे 120 लेवल तक के लिए। वहां पे एक सपोर्ट लेवल छोटा है जहाँ पे शायद से अगर कुछ रिवर्सल या फिर अक्यूमुलेशन बनता है तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा। ओवरऑल लुक्रेटिव भी देखा जा सकता है ये स्टॉक पे। राइट, थैंक यू फॉर दिस एडवाइस दोनों ही स्टॉक्स पर। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछने हैं तो जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए। इससे आपके नाम के अगेंस्ट आ जाएगा एक बैच, जिससे आपको रिकग्नाइज करने में और आपके सवाल को प्रायोरिटी देने में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। क्योंकि कोशिश करते हैं हम सबके सवाल लेने की, पर इतनी तादाद में सवाल आ रहे हो, प्रायोरिटी मेंबर्स को दी जाती है। तो जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप, जो कि कॉमेंट बॉक्स में आपको कमेंट पिन मिलेगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, ले सकते हैं आप। अब रचित जी, शशिधर जी सवाल लेकर आए हैं यहाँ पर प्रिसिशन वायर्स इंडिया पर। कह रहे हैं मेरा जो एवरेज खरीद है इसकी वो है 318 रुपए की। कह रहे हैं सर एडवाइस कीजिए, 3 महीने का व्यू है मेरा। 3 महीने के व्यू में मैं थोड़ा सा वीक ही रहता हूँ, मतलब ये तो जग जाहिर बात है और मैं समझता हूँ DRS इनसाइट के सब लोग जानते हैं कि 3 महीने सुनते ही मैं थोड़ा सा डाइसी हो जाता हूँ। देखिए क्लियर केस है, वायर इंडस्ट्री भी अगर हम देखें तो एक प्रॉब्लम में चल रही है और इसके पीछे का कारण क्लियर केस बहुत सारे हैं। कॉपर प्राइसेस पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो रबर और प्लास्टिक से यूज करते हैं उन पे कहीं ना कहीं कॉस्ट प्रेशर देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक और अडानी ग्रुप भी अभी वायर इंडस्ट्री में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वायर इंडस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आता हुआ आपको दिखे ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर आप 3 महीने के टाइम पे चलता हूं 332 लेवल्स, स्टॉप लॉस पता है जरूरी। इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 282, अगर उसके नीचे ये मेंटेन करता है तो पेन पॉइंट बढ़ सकता है। तो 332 रुपए के टारगेट के लिए आप 3 महीने में एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई राय इस पर आपको शशिधर जी। अब संजीव राय जी सवाल लेकर आए हैं महेश सर। कह रहे हैं कि सर सात्विक ग्रीन इन्होंने खरीदा है 424 पर, 424 पर। कह रहे 1 साल का मेरा व्यू है, क्या करना चाहिए मुझे इस पर? डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, कंपनी अच्छा कर रही है अभी। डाउन टाउन के कारण शायद थोड़ा डाउन साइड है, बट मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि ओवर ए पीरियड 1 साल का व्यू है तो आराम से 600 तक के भाव जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं। अभी भी व्यू रिमेन सेम है बुलिश है, और अपन ने शायद पहले भी डिस्कस किया था, उसके बाद थोड़ा अप हुआ था, वापस से डाउन साइड है, अभी थोड़ा वापस डाउन साइड आया है। मेरा ध्यान यहाँ पे बुलिश है, कंपनी कंटिन्यू नंबर्स जो है इंप्रूव हो रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आने वाले टाइम में ये अच्छा और कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं, मैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बताना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स बताइए, मतलब 5 साल का व्यू या लॉन्ग टर्म उस हिसाब से। तो ये सवाल मैं आप सबके पास लेकर आऊंगी अभी थोड़ी देर में, आप लोग तब तक थोड़ा सा इस बारे में विचार कर सकते हैं। अब DK बंसल जी यहाँ पर मिथिल जी सवाल लेकर आए हैं प्राज इंडस्ट्रीज पर। कह रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज का टारगेट क्या इनको सोच रखना चाहिए अपने पास? देखिए अल्कोहल स्पेस में शुगर स्पेस के अंदर प्राज इंडस्ट्रीज ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़े कंसोलिडेशन मोड में है, अक्यूमुलेशन हमें लग रहा है, बट यहाँ पे जब भी मोमेंटम आती है तो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहती, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादातर हमेशा हमने ये स्टॉक में देखा गया है मोमेंटम। अभी के लिए जो रेंज आती है वो अराउंड 280 से लेके 357 के बीच की है। तो ये रेंज कि जब तक आइदर प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है बताना। ओके, लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताना। अब JK छाबरा जी सुपर चैट के जरिए सवाल पूछ रहे हैं रचित सर। कह रहे हैं एसोसिएट अल्कोहल इन्होंने खरीदा है 917 पर, तो आपकी राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए अभी इसको आप रखिए, और ये थोड़ा सा चपेट में आ गया है करेक्शन के, और अभी फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है।
इसमें क्लियर की जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है मैं समझता हूँ। और क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं जो लेवल्स बोल रहा हूँ बहुत एक्सट्रीम लेवल्स बोल रहा हूँ, मतलब सुनने में बड़े अटपटे ही लग रहे हैं, बट ये रियल केस सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। और मैम एक चीज मैं ऐड करूंगा कि आप एक चीज नोटिस करिएगा, 26,000 लेवल्स निफ्टी जब थी तब से कंटिन्यूसली मैं एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, एक डाउनफॉल के लिए बोल रहा था। टू एन एक्सटेंट वो कंप्लीट हुई है, बट अभी भी बाकी है, इसीलिए मैं ये लेवल्स ऐसे बता रहा हूं। और अब थोड़ा आपको मोमेंटम फास्ट दिखेगा उस डाउन साइड के मूवमेंट के लिए। तो अभी जो सुनने में थोड़े से अजीब से लग रहे हैं लेवल्स, ये कुछ महीनों में, इनफैक्ट ज्यादा नहीं, एक क्वार्टर टाइम में आपको रियलिस्टिक होते हुए दिखेंगे। एसोसिएटेड अल्कोहल में आप क्योंकि हायर पॉइंट पे ले रखे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा अभी कुछ मत करिए, आप यहाँ पे एग्जिट नहीं लेंगे। और मेरी समझ से 648 एक ऐसा लेवल होगा जहां पे ये सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। और उस टाइम पे अगर ये सिचुएशन जो जियोपॉलिटिक्स की है ये कूल ऑफ होती हुई आपको दिख रही है, बैक्ड बाय गुड नंबर्स, ऐसा कुछ होगा तो हम एक बार पोजीशन बनाएंगे। और अगर आप कंफ्यूज्ड होंगे तो एक बार आप वापस से चैनल के माध्यम से हमसे सवाल करिएगा, हम एक बार रीचेक करके आपको बताएंगे। अभी रिवर्सल नहीं आएगा इसमें, और रिवर्सल के लिए बहुत जरूरी है कि 780 लेवल्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन करना चालू करें, जो कि नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा। ऑलराइट, तो इस पर आपको मिल गई राय। अब थोड़े टाइम बाद आप फिर से आकर यहाँ पर इस पर आप व्यूज ले सकते हैं, रजत सर ने जैसा कि आपको गाइड किया है। अब महेश सर, शुभ जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं ओएनजीसी और टोरेंट पावर पर। ओएनजीसी इन्होंने खरीदा है 285 पर, टोरेंट पावर इन्होंने खरीदा है 1489 पर। दोनों पर जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, और अगर एवरेज करने की सलाह हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं, ओएनजीसी होल्ड कर सकते हैं। ओएनजीसी में एक मोमेंट मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड का बन सकता है, तो वापस से 290 295 ये रेंज वापस बनती है, तो वहाँ पे थोड़ा एग्जिट करने का ट्राई कर सकते हैं। मीनवाइल टोरेंट पावर में है, तो टोरेंट पावर में यहाँ से थोड़ा डिप मिलता है, तो मेरे हिसाब से ऐड करने की गुंजाइश बनती है। फिलहाल टोरेंट पावर में कुछ करना ज्यादा मुनासिब नहीं रहेगा, थोड़ा वेट करिए। अगर कोई भी कारण बस डिप मिलती है, यहाँ से 4-5-7% डिप मिलती है, तो वहाँ पे एक ऐड करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फिलहाल ओएनजीसी में एक मोमेंटम मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, जिस हिसाब से क्रूड या बाकी सारी चीजें वोलेटाइल हो रही है, तो एक बार वापस से ओएनजीसी के अंदर अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। ओके, तो आपके ने एक बार ओएनजीसी के ऊपर फिर से अपसाइड मोमेंटम बन सकता है आपके हिसाब से। मिथिल जी, अनिल लोहन जी सवाल लेकर आए हैं फेयरकेम ऑर्गेनिक पर। फेयरकेम ऑर्गेनिक इन्होंने 570 पर खरीदा है, कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए क्या, 3 महीने के हिसाब से पूछ रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चला, आई थिंक सो जब से लिस्टिंग 10 के हाई बनने के बाद से अपने इसमें कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम की मोमेंटम देखी हुई है, और हर पुल बैक रैलीज पे भी सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा हुआ है। तो सिमिलर फॉर्मेशन हो सकते हैं। अभी के लिए अगर देखा है तो टेक्निकली ऑफकोर्स अभी भी वीक ही है, पॉसिबल हो सकता है आने वाले दिनों में अगर पुल बैक मिलता है तो पुल बैक पे एग्जिट करने की राय होगी। यहाँ पे वापस में स्टॉक्स के अंदर कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। इसका मेजर रेजिस्टेंस अगर अपसाइड मोमेंटम बनती भी है तो 750 के ऊपर आना है, जो पूरी डाउ थियरी के हिसाब से लो टॉप लो बॉटम इनिशियली पहले निगेट करेगा और फिर आगे तरफ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। बट अभी के लिए कोई भी वैसे सिनेरियोज नहीं दिख रहे चार्ट पे जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुए, क्योंकि ना एक्यूमुलेशन है और स्ट्रेट हम लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं। ऑलराइट, तभी आपको इसमें कोई ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है फेयर कैप पर। ये हो गई राय सर की। रजत जी, गुरदीप सिंह जी सवाल लेकर आए हैं केपीआर मिल पर, कह रहे हैं केपीआर मिल मैंने 1100 पे खरीदा था, तो अब क्या करना चाहिए। देखिए 1100 पे इन्होंने खरीदा था, और इस पूरे स्पेस में आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, प्रॉब्लम क्या है केपीआर मिल के साथ, या आप अंडर परफॉर्मेंस क्यों देख रहे हैं कि इनका अराउंड 21% रेवेन्यू जो है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, 47% यूरोप से इनका एक रेवेन्यू का पूरा क्लैरिटी है, और ऑस्ट्रेलिया। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट मार्केट जो है इनका 37% है, डोमेस्टिक 63% है, बट जो क्रीमी लेयर है वो 37% पूरी की पूरी डिस्टर्ब अभी हो रखी है। और जिस
तरीके से सिचुएशन, इन 3 साल में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो भी रिड्यूस करी है। अभी यहाँ पे क्लियर केस कोई बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। आपको मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग कुछ ना करें, यहाँ एवरेज करने की भी आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कई कई जगह आपको सही तरीके से नहीं होता हुआ दिख रहा है, फर्दर डाउनसाइड मूव भी है, और आपने इतने ऊपर लेवल पे ले रखा है कि यहाँ पे निकलने की राय तो मैं आपको नहीं दूंगा। कभी भी 746, 748 या 750 के रेंज में आए और तब सिचुएशन अगर आपको कूल ऑफ होती हुई दिखे तो एक बार आप एवरेज करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर सिचुएशन कूल ऑफ होती हुई दिखे थोड़े वक्त बाद, तब एवरेज करने की सलाह रहेगी। पर अच्छा ये रहेगा कि आप सलाह लेकर ही सलाह लें। अब महेश जी, संजीव राय जी सवाल पूछ रहे हैं आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक पर। कह रहे हैं क्या सजेशन आपका रहेगा इन दोनों को लेकर? देखिए, दोनों ही बैंक में फिलहाल तो वैसी कोई कवरेज नहीं है, लेकिन अगर यूनियन बैंक में थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर लोअर लेवल पे यहाँ से लोअर आता है तो यूनियन बैंक के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। आईडीबीआई बैंक के अंदर कवरेज वैसे नहीं रहता है, क्योंकि स्टॉक हायर लेवल पे कभी सस्टेन करता ही नहीं था। पिछले कुछ सालों के चार्ट भी आप देख लो तो वो हायर लेवल पे कभी सस्टेन नहीं करता। अभी एक रिसेंट न्यूज आई थी, उसके बाद में तो वापस से अच्छा खासा डाउन साइड हो गया। तो आईडीबीआई बैंक में तो फिलहाल कोई कुछ ना करने की सलाह है, बट यूनियन बैंक में अगर यहाँ से थोड़ा भी डिप मिलता है तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ, वहाँ पे एक जी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। अब देखिए 165 से 170 रेंज, ये रेंज अगर वापस से मिलती है, ये रेंज में बाइंग का आइडिया बन सकता है। 148 के स्टॉप लॉस के साथ में 190 200 प्लस के लेवल वापस से अपने को कुछ टाइम बाद में शायद देखने को मिल जाए। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे मिथिल जी, शुभ जी सवाल लेकर आए हैं यहाँ पर, और इनका सवाल है एसजेवीएन, आयशर मोटर्स और आदित्य बिरला पर। एसजेवीएन इन्होंने खरीदा है 73 के अप्रोक्सीमेट इनका प्राइस है। आयशर मोटर्स 8120 पर है, और आदित्य बिरला एएमसी है इनका। इसके लिए टारगेट, एवरेज प्राइस और शॉर्ट मिड टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारे सपोर्ट मेंबर भी हैं और आपके फैन भी हैं। देखिए, एसजीवीएन पे ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम कंसोलिडेशन मोमेंटम देख रहे हैं। वीकली बेसिस पे हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि स्टॉक ये करंट लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, और ओवरऑल मोमेंटम भी हमें सिमिलर लेवल्स पे दिख रहा है। तो जब तक मेरे हिसाब से 67 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस तक इंटैक्ट है, तब तक के लिए हम यहाँ पे कंसोलिडेशन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे शायद से बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख सकता है। ऑफ कोर्स हमें साथ ही साथ पे डेली मोमेंटम पे थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार जैसे ही 72 74 के लेवल्स के ऊपर एक बार निकलेगा तो यहाँ से शायद से टर्न अराउंड के सिग्नल्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो अक्यूमुलेशन के हिसाब से ऑफ कोर्स ये लेवल अच्छे हैं जहाँ पे स्टॉक को देखा जा सकता है, और अपसाइड पे आयशर कंफर्मेशन मोटर्स, के साथ साथ अगर निकलता है तो हम फर्दर जी जी जी, यस आयशर मोटर्स पे 8120 भी की सिमिलर इनकी खरीद है। मोमेंटम। हाँ, 8120 की खरीद है इनकी। देखिए ओके, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो आयशर मोटर्स पे हमारा व्यू बुलिश ही है। यहाँ से ओवरऑल मोमेंटम हमें ऑफ कोर्स लग रहा है कि डिप्स पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 2 दिन पहले ऑलरेडी ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा पियर्सिंग पैटर्न फॉर्मेशन बना के 200 डे मूविंग एवरेज के लो से रिवर्स हुआ है। वहां से हमने थोड़ी मोमेंटम भी देखी, बट अभी के लिए 66 65 के लेवल्स इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है वो करीबन 6400 और 6200 की तरफ है। ओवरऑल स्टॉक में मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाय ऑन डिप करना चाहिए, ऑलरेडी बाय है। हम लोअर लेवल्स पे देखेंगे, 200 डे मूविंग से वापस अगर रिवर्स होगा तो थोड़ी ट्रांस ऐड करनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आयशर मोटर्स की बात। तीसरा स्टॉक था आदित्य बिरला एएमसी, 1005 पर इन्होंने लिया है। देखिए ओवरऑल ट्रेंड आदित्य बिरला का हम जब से देखे, जब से उसने 928 के ऊपर निकला हुआ है, तब से हमने कंटिन्यूस इसमें मोमेंटम स्ट्रांग देखी हुई है। 2 दिन पहले भी सिमिलरली मूवमेंट से रिवर्सल आई हुई थी। तो ट्रेंड वाइज हमें यही लग रहा है कि यहाँ पे फर्दर मोमेंटम कंटिन्यूस हम देख पाएंगे। 1040 के ऊपर वापस निकलता है तो हम 1100 के लेवल्स के लिए देखेंगे ये स्टॉक को करना चाहिए। एवरेजिंग हम लोअर लेवल्स पे करने की बात करेंगे, करंट लेवल्स पे हायर हाइस पे अभी के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है। शायद से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इमीडिएट पे नीचे पे सेकंड सपोर्ट जो आता है वो करीबन 870 के आसपास पे है। ओके, तो ये हो गई इन तीनों स्टॉक्स पर आपको राय। शुभ जी, यहाँ पर हमारे पास रचित जी, हमारे जो एक व्यूअर हैं, ये सवाल लेकर आए हैं बजाज फाइनेंस पर। तमिश वर्मा जी हैं। तमिश वर्मा जी, आप हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं, तो आप ये सब्सक्रिप्शन अपने मेंबरशिप में बदल सकते हैं। बजाज फाइनेंस इन्होंने खरीदा है 918 पर। कह रहे एवरेज कर सकते हैं, अभी और डिप आएगा तब एवरेज करें। और इन्फोसिस भी इन्होंने खरीदा है 1450 पर। दोनों पर आपसे राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए मैम, क्लियर केस एक चीज समझनी होगी हमको कि अभी तक हम जो सिचुएशन देख रहे थे, एक हमने ग्रोथ देखी थी और सारी सिचुएशन अच्छी दिख रही थी। बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आना चालू हुई है जब आप देखें एलडीआर रेशियोज पूरे डिस्टर्ब हो गए हैं, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है, लोन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट आ रहा है। और वही कारण है कि हम 61,000 से पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में शॉर्ट पोजीशन अपनी अभी तक लेके बैठे हुए हैं। बजाज फाइनेंस पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप एवरेज करने के लिए अभी नहीं सोचें। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, आपकी प्राइस के आसपास आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है किसी भी डेड कैट बाउंस में आपके प्राइस के आसपास आए, वहां एग्जिट कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसमें कि इसमें अपनी पोजीशन और ज्यादा इंटेंसिफाई करें। बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, आपकी प्राइस के बहुत पास चल रहा है, बिल्कुल भी ये कोशिश मत करिएगा। इसके साथ साथ इन्फोसिस पे हम आ जाते हैं और आईटी सेक्टर पे 37,000 ऑड लेवल से शॉर्ट पोजीशन हम लोग अभी भी लेके बैठे हुए हैं। आज के बाउंस बैक में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी एक डेड कैट बाउंस था और कंटिन्यूसली एक ही चीज कह रहे हैं कि इन्फी को अभी आप मत छेड़िए। जिस तरीके से इन्फोसिस प्लेस्ड है, फर्दर डाउन साइड मूव अभी आपको देखने को मिलेगा और एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी इसमें कहीं भी नहीं दिखती है जब तक ये 1120 रुपए के आसपास नहीं आता। उसके पहले आप इसको हाथ मत लगाइए। चलिए, ये हो गई आपको राय दोनों स्टॉक्स पर जो आपने पूछा। तमिश जी, अब मैं हमारे यहाँ सारे एनालिस्ट से कहूंगी, अब मैं एक एक करके आप सबसे पूछूंगी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि सबका नाम ले लेके इतने सारे ये क्वेरीज आ रहे हैं। एक टिप पूछना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब महेश जी, ये आप बताइए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपसे पूछा जाए तो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आप इस समय सजेस्ट करना चाहेंगे? एक अभी रिसेंट लिस्टेड स्टॉक है गॉडियम आईवीएफ। तो ये स्टॉक्स में आज थोड़ा मोमेंटम भी था, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स के अंदर एक बाइंग रिकमेंडेशन बन रही है। 75 के बिलो एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म है। तो मेरे हिसाब से इंडिया का जो वर्ल्ड का ग्रोथ है वो भी इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिवली एक्सपेक्टेड है और इंडिया के अंदर भी ये टाइप की ग्रोथ जो है पॉजिटिवली एक्सपेक्टेड। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे भी बाइंग कर सकते, थोड़ा डिप मिलता है तो आराम से बाइंग की जा सकती है। तो साल भर का व्यू रखते हैं तो 120 प्लस के टारगेट जो है अपन इसको ध्यान में रख सकते हैं। अभी फिलहाल 94 के करीब आज का क्लोजिंग रहेगा। मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ थोड़ा कूल डाउन मार्केट वापस हो 88-90 की रेंज में मिले तो वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। रिसेंट लिस्टेड है, ज्यादा अप भी नहीं है, ज्यादा डाउन भी नहीं है और वैल्यू वाइज भी ठीक लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है और इसके अंदर आप ओवरऑल वर्ल्ड का प्रेडिक्शन देखेंगे तो वो भी एक ग्रोथ की ओर है। तो डेटा सारे पॉजिटिव है और यहाँ पे अच्छे इन्वेस्टर का सपोर्ट भी है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। महेश जी, क्या आप प्लीज स्टॉक का नाम एक बार दोबारा बोलेंगे? गॉडियम आईवीएफ करके स्टॉक्स अच्छा, का नाम है, अभी रिसेंट लिस्टेड हुआ है। ठीक है, तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है ये महेश जी की तरफ से है फॉर लॉन्ग टर्म। मिथिल जी, व्हाट विल बी योर सजेशन अगर हम कहें कि लॉन्ग टर्म का कोई स्टॉक या कोई स्टॉक्स हो जो आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए, यहाँ पे मैं दो स्टॉक्स के अंदर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम हम आगे की तरफ भी अच्छी होती हुई दिख सकती है। करंट सिनेरियोज में भी ये स्टॉक ने ज्यादा करेक्शन नहीं दिखाया, ना कि उल्टे का ज्यादा स्टेबल मोमेंटम दिखाया हुआ है। पहला है एथर एनर्जी लिमिटेड।
ये स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम में फॉर्मेशंस के साथ चलता हुआ दिख रहा है। करंटली हम एक ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ट्रैजेक्टरी मोमेंटम देख रहे हैं, बट आज के दिन पे भी इसने क्लोजिंग बेसिस पे 740 का एक मेजर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, जो एक अच्छा कंफर्मेशन है। बट ये स्टॉक को मैं बाय ऑन डिप की तरह देखूंगा। अगर डिप्स पे मुझे 650 और 600 के लेवल्स पे देखेंगे तो ये दो अच्छे अक्यूमुलेशन जोन होंगे ये स्टॉक के लिए। हाई साइड पे हमारे दो पेंडिंग टारगेट्स है जो हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में या फिर ओवर द ईयर की मोमेंटम में हमें फर्दर दिखने चाहिए। वो है 800 एंड 930 के लेवल्स, जो प्रोजेक्शन बेसिस है वेव इलियट वेव काउंट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक ये वो तरीके से मोमेंटम करने चाहिए। दूसरा स्टॉक है सी मैक लिमिटेड। हाँ, सी मैक लिमिटेड, यस। तो सी मैक लिमिटेड देखा जाए तो ओवरऑल ये भी डिफेंस सेक्टर के हिसाब से मोमेंटम में एचएएल की सब्सिडरी फर्म है। मोमेंटम में हमें यहाँ पे भी देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी अक्यूमुलेशन जोन पे दिख रहा है, जबकि जब से इसने एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया था 1060 के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम मोमेंटम तक तो देख ही रहे। ये भी सिमिलर है, बाय ऑन डिप्स पे देखा जा सकता है 1250 का इमीडिएट सपोर्ट है। कंटिन्यूसली हम यहाँ पे ये डिप देखे जा रहे हो, अभी लास्ट थोड़े 2-3 हफ्तों से भी हम ये लेवल्स पे डिप देखे और कहीं ना कहीं सिमिलर लेवल से मोमेंटम भी दिख रहे हैं। तो मेजर लेवल 1250 और 1200 के देंगे डाउन साइड पे। एक बार हमें क्लोजिंग मिलती है अगर 1420 के ऊपर, तो शायद से फर्दर अपसाइड अज्यूम हो सकता है 1550 और 1600 के लेवल्स के लिए यहाँ पर। ओके, तो ये हो गए आपकी तरफ से एथर एनर्जी और सीमैक लिमिटेड। अब रचित सर, लॉन्ग टर्म के लिए ये शॉर्ट टर्म नहीं है तो लॉन्ग टर्म है, तो अब आप बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे? देखिए मैम, स्टॉक्स नहीं मैं कर पाता हूँ, स्टॉक कर लेता हूँ, ऐसे ठीक हटा है। देते हैं अपन उसमें से। देखिए आदमी इंसान जो ना, मैं बहुत कंजर्वेटिव और अगर देसी भाषा में बोला जाए तो डरपोक किस्म का हूँ। मुझे एक ही स्टॉक है अभी जो अच्छा लगता है और बहुत इजी टू गेस है। अपने आप में एक पूरा सेक्टोरियल कॉन्ग्लोमरेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यही एक काउंटर है जो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन को ढंग से पार करता हुआ जाएगा। मगर अभी ये चल रहा है 1408 रुपए, 1408 लेवल्स पे चल रहा है। यहां पे बाइंग नहीं करनी है, इसमें बाइंग हमें चालू करना चाहिए जब ये आएगा 1328, 1328 रुपए जब ये आएगा तब हमें बाइंग करना चालू करना होगा। और बाइंग हम कंप्लीट कर सकते हैं 1214 रुपए के आसपास। इसके पीछे एक बेसिक रीजन आपको दे देता हूं कि अभी हम देख रहे हैं कि क्रूड जो भी कंपनीज अपस्ट्रीम कंपनीज हैं वो प्रैक्टिकली क्रूड निकाल रही हैं, और क्रूड अगर महंगा होगा तो इनको भी एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट नॉट टू फॉरगेट, गवर्नमेंट जिस तरीके से ब्लीड करने वाली है अभी क्रूड को खरीदने के लिए बिकॉज ऑफ वीकर रुपी एंड एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल, उसको कंपनसेट करने के लिए एक विंडफॉल टैक्स है जो मैं समझता हूं कभी भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है कंपनीज लाइक दीज। तो इसमें भी आपको पेन पॉइंट दिखेगा, और वो जब पेन पॉइंट आएगा ये करेक्ट करेंगे तो उन लेवल्स पे पोजीशन बनाइएगा। और क्योंकि हम 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अभी थोड़ी सी सिचुएशन ठीक होती हुई दिखेगी आपको, तो 1640 पहला लेवल होगा। और इस ईयर एंड तक अगर ट्रम्प साहब का कुछ सेटलमेंट हो जाता है तो हमें 2000 तक के भी लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, तो ये हो गई रिलायंस आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए। अब हमारे शो का वो सवाल जिसके लिए सब लोग करते हैं इंतजार, वो है आज के टॉप पिक्स। हमारे लॉन्ग टर्म वाले नहीं है, ये टॉप पिक्स हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, सब लोग लॉन्ग टर्म ही नहीं देख रहे हैं। तो मैं आप सबसे अब रचित जी, एक और ढूंढना पड़ेगा आपको तब तक। तो पहले मैं महेश जी से लेती हूँ। महेश जी, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बताया, पर अगर अभी हम पूछें आज के हिसाब से कौन सा ऐसा टॉपिक है आपका जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? ये 2 स्टॉक्स है जहाँ पे आज मोमेंटम भी बना हुआ था और फंडामेंटल्स भी मुझे कहीं ना कहीं पे अच्छे लग रहे थे। 2 स्टॉक्स है, पहला है डोडला डेयरी। तो डोडला डेयरी के अंदर ये लेवल 1050 से 1075 की रेंज में बाइंग एक एरिया बन रहा है, वो एक अच्छा बाइंग जोन बन रहा है। 940 का स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा सा मीडियम टर्म थोड़े सेशन और बढ़ाएंगे। मार्केट की वोलेटिलिटी 1250 फर्स्ट लेवल होगा और 1250 के ऊपर निकलेगा तो ये 1400 प्लस के लेवल भी बता सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ट्रम्प भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई ग्लोबल वोलेटिलिटी का इतना ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, तो रंजीत जी भी आराम से इसमें बाइंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईटीसी होटल।
तो आईटीसी होटल वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो काफी कंफर्ट जोन में है मेरे हिसाब से। ये इंडस्ट्री एक ऐसा है जो कंटिन्यू चलता रहेगा, और आईटीसी के ब्रांड भी वैसी है कि जहाँ पे आपको कंफर्ट आ जाता है बाइक। ये 150 से 160 ये रेंज के अंदर जब तक मिल रहा है आप आराम से इसको बाइंग कर सकते हैं। 130 के बिलो एक स्टॉप लॉस। अपर साइड में फर्स्ट लेवल जो बनेगा 168 के ऊपर निकलेगा तो 180, और 180 के ऊपर निकलेगा 200। बेसिक वैल्यू इसकी जो बढ़ती है शायद 230 260 की रेंज में बेसिक वैल्यू बढ़ती है। तो अगर इसको कोई लॉन्गर टर्म भी रखता है तो मेरे सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल भर का नजरिया रखेंगे तो वो टारगेट भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दो फंडामेंटल पिक है। टेक्निकल भी थोड़ा सपोर्टिव आज बन रहा है, तो ये दो पिक को ध्यान में रखा जा सकता है। चलिए महेश जी के आज के टॉपिक से रोडला डेयरी एंड आईटीसी होटल। मित्तल जी आपके आज के टॉपिक्स कौन से हैं डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? तो पहला पिक ऑफ कोर्स मेरी तरफ से होगा, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमने कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हायर टॉप हायर बॉटम मोमेंटम देखा हुआ है जब से इसने अपने कंजंक्शन जोन के बाहर निकला हुआ है, जो था 412 से लेके 371 के बीच का। तो करंटली 455 के आसपास पे है। यहाँ पे मोमेंटम हमें अभी भी लग रही है कि पॉसिबल मोमेंटम और फर्दर हम देख सकते हैं, जो कि आज के दिन पे हमने रिकवरी मोड भी देखी थी प्रॉफिट बुकिंग के आने के बाद में। तो एक बार वापस अगर ये 463 464 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे वापस थोड़ी अपसाइड रिज्यूम देख पाएंगे। 475 और 490 की तरफ हम यहाँ पे हाई साइड एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो एक्चुअली हम लॉन्ग है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील पे। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज से अच्छी खासी बुलिश हरामी फॉर्मेशंस बना के कंटिन्यूसली मोमेंटम यहाँ पे हमने हायर टॉप देखी हुई है। आज थर्ड डे था। अगर डिप पे 1160 या फिर 1150 के आसपास में मिलता है और रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। आरएसआई पे पॉजिटिव रिवर्सल भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूड रही तो हमें फर्दर देख पाएंगे अपसाइड पे 1230 और 1270 के लेवल्स ऑन हायर साइड। ओके, तो दो पिक्स हैं आपके भी, कोल इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील। अब रचित जी आपका नंबर है, बताइए आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? मैम फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एस हटा दीजिए। इतनी देर में बहुत मुश्किल से एक ही कॉल निकाल पाया हूँ। तो कोई बात नहीं, जिस डायरेक्शन में मार्केट देख रहा हूँ उस डायरेक्शन की ही कॉल है, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिंग बेट। और आईडीबीआई बैंक पे हम नजर डाल सकते हैं। जिस तरीके से ये पोजीशन है, इसमें दो चीजें हैं, जिसे हम बोलते हैं ना करेला वो भी नींद चढ़ा। प्रैक्टिकली एक डेवास्टेटिंग न्यूज आई जिसके चलते हमने एक डाउनसाइड देखा, और बैंक निफ्टी में हम जिस तरीके से एक शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हुए, ये सबसे सेफ शॉर्ट बेट है जो मैं समझ रहा हूं अभी हमको देखने को मिल रही है। करंट लेवल्स पे हम शॉर्ट जा सकते हैं, और जिस तरीके से पोजीशन है 74-75 लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ पे आप ले लीजिए अपनी शॉर्ट पोजीशन। सबसे पहला टारगेट आपके लिए निकल गया है 66, और 66 को ब्रीच करने के बाद ये 58 लेवल्स तक भी जा सकता है। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस आपका बहुत है पास। 84 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस शॉर्ट पोजीशन के साथ आगे जा सकते हैं। ओके, तो आज के हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने दे दिए हैं इस हफ्ते के अपने टॉपिक्स, और यहाँ पर मैं अपने सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपना वक्त दिया। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, प्लीज डिस्क्लेमर पहले महेश जी आप दे दीजिए। नहीं, मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं रहता है। टाइम टू टाइम कंपनी के क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन करते रहते हैं, तो कंपनी के क्लाइंट के पास में पोजीशन रह सकती है। मित्तल जी? सिमिलरली सेम ही है। जो स्टॉक डिस्कस हुए उनमें से थोड़े हमारे रिकमेंडेशंस में कंटिन्यूड पोजीशन में है, और हमारे रेडार लिस्ट में भी हो सकते हैं आगे के लिए जैसे जैसे लेवल्स ब्रेकआउट होंगे। बाकी मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है कोई भी स्टॉक्स। रचित सर आपका डिस्क्लेमर प्लीज। हमारे लिए तो हालत बिल्कुल वैसी हो गई है, डिस्क्लेमर देते हुए ऐसा लगता है जैसे पोएम रेसिटेशन हमें चालू करनी है। तो चलिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज फन डूइंग शो विद यू मैम, और दोषी साहब आपके साथ भी, और महेश सर थैंक यू फॉर द कॉल। शायद थोड़ा पैसा बना पाऊं अब उसमें। नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे शो पर आए और इतने अच्छे से आपने हमारा साथ दिया और हमारे सारे व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉर्ट किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, नमस्कार।
नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।